चलो आगे देखते हैं। ठीक है, कल हम लोग ओपन सिस्टम देखे थे, आज हम लोग सेकंड देखेंगे क्लोज सिस्टम। तो एक अभी क्लोज सिस्टम क्या है, देखो सेम चीज उठाएंगे जो कल एग्जांपल हमने लिया था। अभी कल वाला एग्जांपल को कैसे यूज करेंगे, तो हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें पानी को यूज करेंगे। ठीक है, पानी ले लेंगे। अभी इस पानी को वापस से हीट करेंगे। ठीक है, ठीक। तो हीटिंग प्रोसेस हमारा चालू होगा, तो हीटिंग प्रोसेस चालू होगा तो यहाँ से भाप निकलना भी चालू हो जाएगा। तो ओपन सिस्टम में क्या था कि भाप निकल रहा है, मतलब पानी का वेट कह लीजिए, मास कह लीजिए, वजन कह लीजिए, ये इसमें कम होना चाहिए। ठीक, ये कॉमन प्रोसेस है जो आपने घर में भी देखा होगा। घर में भी अगर आप पानी गर्म करते हैं तो पानी थोड़ी देर के बाद आपके बर्तन से कम हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि वहां से पानी घट रहा है। अब आप क्या करो, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए, लीड जिसको कहा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसे लीड कहते हैं, LID, या फिर हिंदी में इसे ढक्कन कह सकते हो आप। ठीक है, वो किसी को चिढ़ाने वाला ढक्कन कहते हैं, वो ढक्कन नहीं। ठीक है, ये इसका पतीले को ढकने वाला ढक्कन है। अब यहाँ पे संदीप अपने स्क्रीन पे लिखना बंद करो, नहीं तो इधर भी लिखा रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि जब आप बर्तन के आसपास पे अपना हाथ फिराएंगे, मान लीजिए ये एरिया में आप हाथ फिराओ। ठीक है, इसके चारों साइड से अगर आप हाथ फिराते हैं तो आपको यहाँ पे हीटिंग, या यूं कहे तो यहाँ पे हीट का एहसास होगा। कुछ गर्म चीज के आजू बाजू से आप अगर चलते हो तो आपको वहां पे गर्म का एहसास भी होता है। तो हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस केस में क्या है कि आप देखो, हीट एनर्जी जो है ये बाहर जा रहा है, लेकिन इस ढक्कन के वजह से, इस लीड के वजह से कोई भी भाप जो है वो ढक्कन से बाहर निकल नहीं पाता। ये यहीं पे, यहाँ पे इस ढक्कन की वजह से अटका हुआ रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सिर्फ एनर्जी सराउंडिंग्स को जाता है, लेकिन वहां से मास का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ मास, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज ए टाइप ऑफ it is a type of system in which loss of energy takes place but the mass remains conserved। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन जो मास है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, मास यहाँ पे कंजर्व रहता है। ठीक है, मास यहाँ से खत्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कैसा है, अगर आपका गैस यहाँ बंद हो जाता है, अगर हमने गैस का बर्नर यहाँ बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा जो पतीला है वो ठंडा हो जाएगा। मतलब ठंडा कैसे होगा, तो जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, तो इस बर्तन से निकल के किस में जाएगा, एयर में जाना चाहिए। तो ये जो एयर में जा रहा है ये एक एक्सप्लेनेशन है आपका थर्मोडायनामिक्स का, या यूं कहे तो क्लोज सिस्टम का एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्लोज सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हम यूज करते हैं लैब में, ठीक है, उस लैब में अगर उसको क्लोज कर दिया जाए उस रिएक्शंस को, तो वहां से जो भी मासेस हैं वो कंजर्व रह जाते हैं। ठीक है,
तो आप कह सकते हो क्लोज सिस्टम में जो भी रिएक्शन यूज हो रहा है उसे हम क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। देन इसके बाद तीसरा आता है, थर्ड जो है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या खासियत है, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज लिख देता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम या सिस्टम्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, नो सिस्टम इन द यूनिवर्स इज परफेक्टली आइसोलेटेड। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या यूं कह ले तो पूरी यूनिवर्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता हो। ठीक है, अभी आइसोलेटेड का मतलब क्या है, तो सबके घर में थर्मस फ्लास्क होगा। ठीक है, थर्मस फ्लास्क आप सबके घर में होगा। तो थर्मस फ्लास्क कैसा होता है, अब इस तरीके का मान लीजिए आपके पास कुछ है। ठीक है, थर्मस फ्लास्क। ठीक है, अभी थर्मस फ्लास्क का क्या खूबी है कि इसमें आप पानी डाल दो तो पानी आपका कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे गर्म रहता है, या तो पानी आपका 24 घंटे जो है वो ठंडा रहता है। अगर हमने ठंडा पानी डाला है तो ठंडा रहेगा, अगर गर्म पानी हमने डाला है तो गर्म रहेगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ए सच type of system in which energy and mass remains conserved। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना ही मास का लॉस हमको दिखता है और ना ही एनर्जी का लॉस हमको देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको वापस से थर्मस के एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें गर्म पानी डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमने हॉट वाटर को डाल दिया। ठीक, तो हॉट वाटर से क्या होगा, अभी ये 24 घंटे के लिए तो आपको परफेक्टली गर्म पानी देगा, लेकिन 24 घंटे के अगर ऊपर हम जाना चालू कर दें, 25 घंटे हो जाए, 26 घंटे हो जाए, तो ये क्या होगा कि पानी धीरे 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 नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। ठीक, अब नॉर्मल होना चालू हो रहा है तो एक चीज देखिए कि नॉर्मल कैसे हो रहा है। मान लीजिए हमने जब इसको डाला था इसमें, तो सपोज करो उस टाइम पे पानी का टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 24 घंटे के बाद, 24 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के बाद क्या हो रहा है कि जो मेरा ये टेम्परेचर है वाटर का, वो टेम्परेचर डिक्रीज होके चला आया 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, फिर डिक्रीज हुआ तो चला आया 40 पे। ठीक, मैं एक रेंज लेके चल रहा हूँ, 20-20 का फर्क में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर डिक्रीज हुआ तो चला आया रूम टेम्परेचर में। ठीक है, अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पानी है, पानी अपना हीट एनर्जी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इससे हम ये चीज कह सकते हैं, तो रिलीजिंग हीट एनर्जी। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में किसको रिलेट करता है, ये एक्चुअल में रिलेट करता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक्चुअली इट रिलेट्स आइसोलेटेड सिस्टम इन नेचर। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने जो पहला लाइन लिखा है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, नो सिस्टम इन द यूनिवर्स इज परफेक्टली आइसोलेटेड।
ठीक, इसका मतलब क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होना चाहिए, ना ही उससे एनर्जी का लॉस होना चाहिए, ना ही उससे मास का लॉस होना चाहिए। मतलब हमने जो पानी यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, वही पानी मुझे सालों साल 80 डिग्री पे ही मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं इसे 2 साल के बाद देख रहा हूँ, 3 साल के बाद इस पानी को चेक करूंगा, तो भी उसका टेम्परेचर 80 डिग्री ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इस टाइप का सिस्टम कभी भी पाया नहीं जा सकता, और ना ही ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है, क्योंकि अर्थ में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, क्या हुआ? भाग अभी, जाओ पढ़ाई करो, चल जा भाग। वीडियो ऑन किया किसी ने? हाँ वीडियो ऑन किया है, तो तुम छोड़ो ना, तुम आपको क्या काम है उससे? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? चलिए एक बार इसका पहला बोर्ड देख लीजिए, ये वाला। इसमें कुछ डाउट है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बोर्ड दिखाएंगे फिर। इस बोर्ड में किसी को डाउट है क्लोज सिस्टम में? देखो बाकी लोग नहीं लिखते हैं, अगर सबको लिखिए तो ना पता चलेगा किसको डाउट है नहीं है। किसी को डाउट है तो पूछिए, और डाउट नहीं है तो फटाफट नो लिख के खत्म कीजिए। चलो मैं सेकंड बोर्ड दिखा रहा हूँ, सेकंड बोर्ड को देखिए। इसमें किसी को डाउट है इस बोर्ड पे? आइसोलेटेड सिस्टम में किसी को कोई डाउट है, देख लीजिए। 48 आवर्स भी गर्म रहता है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो थर्मस फ्लास्क हैं उसमें रहता है 48 आवर्स, लेकिन 48 आवर्स के बाद तो वो ठंडा होगा ही ना। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि वो कभी भी टेम्परेचर, या यूं कहें कभी भी उसका एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। परफेक्टली आइसोलेटेड का बेसिक फंडा यही है, लेकिन ये संभव नहीं कि 48 के बाद ठंडा होगा, 48 घंटे के बाद, चाहे तो 72 घंटे के बाद, लेकिन ठंडा तो पक्का होगा पानी आपका। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम,
तो ये होमोजेनियस सिस्टम्स होता क्या है? इसे देखो, यहाँ पे हमने मान लो एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर में हम क्या करेंगे कि उसके लिए हमने यहाँ पे H2O ले लिया, या यूँ कहे तो HCl ले लो, ठीक। अब इस HCl में हम क्या करेंगे, H2O मिक्स करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में HCl जो है आपका, वो आपका सॉल्वेंट हो गया, और जो वाटर है वो आपका सॉल्यूट है, ठीक। तो जब वाटर HCl में मिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद हमको एक परफेक्टली सॉल्यूशन देखने को मिलता है। मतलब ना ही हम H2O को अलग से देख सकते हैं, और ना ही हम HCl को अलग से देख सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स, ठीक है, इस टाइप के सिस्टम्स को हम होमोजेनियस सिस्टम्स कहेंगे। तो ऐसे सिस्टम्स जिसके पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता, उनको कहा जाता है होमोजेनियस सिस्टम। यही चीज हमें गैसेस में भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए गैस 1 है, गैस 1 हम ले लेते हैं, सपोज करो गैस 1 हम ले लिए, मान लीजिए HCl, और हाँ, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जिसका क्वांटिटी सॉल्यूशन में, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, सॉल्वेंट वही कहलाता है सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास HCl कंसेंट्रेटेड है, तो आप क्या करोगे, उसमें वाटर मिक्स करोगे। ऐसा थोड़ी है कि वाटर में हम HCl मिक्स करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के केस में इस चीज को ध्यान रखिए, जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा उसको सॉल्वेंट कहा जाता है, और जो कम क्वांटिटी में है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, गैस 1 हमारा HCl है, और गैस 2 हम मान लीजिए ले लेते हैं मीथेन, ठीक। तो ये दोनों गैसेस क्या करेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक। मतलब हम ना ही HCl को अलग कर सकते हैं, और ना ही हम मीथेन को। सिंपल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस की मैं बात नहीं कर रहा, सिंपल प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पे एक चीज मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, ठीक है। कैसा सिस्टम, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम। अभी देखिए, होमोजेनियस सिस्टम के लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज फेज। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम के लिए एक टर्म यूज करते हैं, फेज, ठीक। तो फेज इज इक्वल टू 1। होमोजेनियस सिस्टम के लिए फेज जो है वो हमेशा 1 दिखता है। अब इस 1 का मतलब क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे जो 1 है, ये हमको बतलाता है कि जब दो चीजें आपस में आके मिक्स हो रहे हैं, ठीक। जैसे इस सॉल्यूशन को देखिए, तो यहाँ पे HCl और H2O आके दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों मिक्स होने के बाद हमको सिंगल चीज देता है, सिंगल सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है फेज 1। वैसा ही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है गैस 1 और गैस 2 का। HCl और CH4 दोनों गैसेस है, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद हमको एक होमोजेनियस सिस्टम देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, फेज जो है इसका, फेज क्या होगा, वो हो जाएगा 1, ठीक। अब जैसे एग्जांपल ले लो आप एयर का। एयर क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, ठीक। तो वहां पे एयर एक कंप्लीट, एक सिंगल यूनिट आप कह सकते हो, एक सिंगल चीज है, लेकिन उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। तो गैस का भी हम एयर को अगर सिंगल यूनिट में लिया जाए, तो उसका भी फेज हम कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में काफी सारी चीजें होंगी। जैसे अगर देखें हम हेट्रोजीनियस सिस्टम को, कंसीडर कीजिए आप सॉलिड्स, ठीक। अगर मैं 2-3 अलग अलग टाइप का सॉलिड्स ले लूं और उनको दूं मैं मिक्स कर, ठीक। सॉलिड 1, सॉलिड 2, सॉलिड 3, और इस तरीके से इनको मिक्स किया जाए, तो हमको यहाँ पे तो सॉलिड्स का एक मिक्सचर दिखेगा, लेकिन यहाँ जो फेज होगा वो फेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फेज is greater than 1,
ठीक, क्यों फेज यहाँ से ग्रेटर देन 1 है? क्योंकि हम यहाँ पे सभी पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, अब देखो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। घर का मिक्सचर, चनाचूर जिसको कहते हैं, जो चनाचूर खाते हैं हम लोग, उस मिक्सचर की अगर बात की जाए तो उसमें देखो चूड़ा अलग हो सकता है, मूंग अलग हो सकता है, जो बादाम है, मूंगफली है, उसमें वो अलग हो सकता है। ठीक है, फिर जो चना दाल है वो अलग हो सकता है। हर चीजों को आप अलग अलग कर सकते हैं, तो वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बेसिकली होमोजीनियस सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो ऐसा सिस्टम जिसका फेज जो है वो 1 के बराबर हो, तो उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम जिसका फेज 1 से अधिक होता हो, उसे हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। तो ये जो सेकंड है हमारा, ये कहलाएगा हेटेरोजीनियस सिस्टम। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? It is a that type of system in which in which the distribution of the elements are यूनिफॉर्म। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, एलिमेंट्स कह लीजिए, कंपाउंड्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स में यहाँ डाल देता हूँ सॉलिड्स और लिक्विड्स, सॉरी सॉलिड्स नहीं, लिक्विड्स और गैसेस, लिक्विड्स स्लैश गैसेस। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं। अब इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, these are that type of systems which has phase equal to 1। ठीक है, तो होमोजेनियस सिस्टम का ये एग्जांपल हो गया, और इसका ये आप इस चीज को दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने नोट्स में जब लिखेंगे तो इसको ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं। देन हेट्रोजीनियस सिस्टम, it is that type of system in which the distribution of in which the distribution of the components are not uniform। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा डेफिनेशन, it is that type of system which has phase greater than 1। ठीक है, तो ये इनका डेफिनेशन है, इसका सिस्टम का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं अलॉयज। ठीक, अलॉय जो है ये भी एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस सिस्टम का भी। देखो यहाँ पे मेटल्स अलॉयज क्या होते हैं, जैसे स्टील हो गया आपका। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के बर्तन हैं या एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, तो उन सबको अलॉयज कहा जाता है। ठीक, अभी उसमें एक के अलावा एक के जगह पे और भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को यूज किया जाता है, नॉन मेटल्स को यूज किया जाता है, ताकि आपका जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस प्रॉपर्टी को बढ़ाया जा सके, एनहांस किया जा सके। तो ये सभी हेट्रोजीनियस सिस्टम में गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए इस बोर्ड को एक बार देख लीजिए फिर से, ताकि मैं फिर आगे चलूंगा। इस बोर्ड को देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
कंपोनेंट में सी होगा, सी क्या है, कार्बन क्या सीमा? सीमा सी, सी क्या लिखे हो? ठीक, उसके बाद किसका था और डाउट? कंचन, होमोजीनियस, होमोजीनियस। देखो होमोजीनियस, चलो मैं आपको घर का एग्जांपल देता हूँ। आप घर पे नमक, चीनी और या पानी का जो घोल पीते हैं वो आपका होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। ठीक, आप पानी में चीनी को घोल दो तो चीनी गायब हो जाएगा, नमक घोल दीजिए नमक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। मतलब दो चीजों को मिला के एक चीज बनाया जा रहा है। ठीक है, आपका चीनी अलग है वो एक चीज है, पानी अलग है तो वो एक चीज है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो हमको एक ऐसा लिक्विड मिलता है, एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जिसमें पानी के भी गुण है और चीनी के भी गुण है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम होमोजीनियस सिस्टम्स कहेंगे। अभी आप देखो, नॉर्मली आप उस चीनी को पानी से निकाल नहीं सकते। अगर आपने चीनी घोल दिया है तो वो जो चीनी है उसको आप छान के पानी से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे सिस्टम जिनको हम फिजिकली या फिजिकल मेथड से हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, या नॉर्मली हम उसे बदल नहीं सकते, उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। और वैसा सिस्टम क्या होता है, दो अलग अलग चीजें मिलके जब एक चीज बनती है तो वहां पे जो फेज है वो फेज हो जाता है वन। ठीक है, तो फेज जनरली यहाँ पे क्या डिफाइन करता है कि वो दो नहीं एक ही चीज है। ठीक, दो नहीं एक ही चीज है, इस चीज को लिखे हैं यहाँ पे फेज इज इक्वल्स टू वन, और हेट्रोजीनियस लिखे हैं फेज इज ग्रेटर देन वन, मतलब एक से अधिक होता है फेज। अभी क्लियर है कंचन? कंचन अभी क्लियर है आपको? ठीक है, और बाकी किसी को डाउट है कुछ? हाँ, हेट्रोजीनियस में स्टील आएगा, स्टील जो है वो अलॉय है एक तरह का। ठीक है, और अलॉयज में सिर्फ मेटल्स ही यूज नहीं होता, नॉन मेटल्स भी यूज होता है, कार्बन वगैरह भी यूज किया जाता है। चलो इसके आगे देखते हैं फिर। देखो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए देगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, अभी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी होता है। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जो यहाँ पे मैक्रो शब्द है इसका मतलब होता है बिग। ठीक है, तो इस बिग से हम बनाएंगे ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, बिग का मतलब हम यहाँ पे लेंगे ह्यूज, या फिर यू कहे तो लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि these are those type of systems which resembles large amount of substances or sorry or particles। ठीक है, और particles। ठीक है, काफी ज्यादा चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एटम्स,
मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, केमिस्ट्री में बात करें तो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस। अब सिंगल एटम जो है वो उससे तो हम कंसिडर करते नहीं प्रॉपर्टीज को बतलाने के लिए, हमेशा लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटम्स की बात की जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके बाद सेकंड है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, तो इसका मतलब है स्मॉल क्वांटिटी। तो इस सिस्टम में बेसिकली देखो, अभी थर्मोडायनेमिक्स मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है ये रिलेटेड है मैक्रोस्कोपिक चीजों से। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से थर्मोडायनेमिक रिलेटेड होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक चीजें नहीं पढ़ते। ठीक है, इट इज नॉट स्टडीड अंडर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये इसका बेसिक चीज। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप सिंपल एक लाइन ऐसे करके लिख कर रखेंगे। देन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट डेफिनेशन है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें लिखेंगे द properties related to the macroscopic system is called macroscopic property। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। अभी देखें किसने क्या लिखा है। देखो, हम बेसिकली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हीट वगैरह पढ़ते हैं, तो इसी चीज को हम एटम्स मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिखे। आप अगर चाहो तो कह सकते हैं, जैसे कोई बड़ा सा अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, अभी आप रुई को कंसीडर करो, कॉटन को। ठीक है, कॉटन का 1 ग्राम रुई और कॉटन का मतलब 1 किलो रुई। ठीक है, तो 1 किलो जो रुई होगा वो कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक, और जो 1 ग्राम होगा वो आपका माइक्रोस्कोपिक में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल इसलिए लिए हैं क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से जो भी चीजें रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज वगैरह, वो इनसे ही रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो, नेक्स्ट है स्टेट एंड पाथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दोनों चीज मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई एक रिएक्शन चल रहा है, जैसे ए है और ए कन्वर्ट हो रहा है आपका बी में, मतलब रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ। ठीक, तो यहाँ पे इस रिएक्टेंट में यहाँ का प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। ठीक, जब जब सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टार्टिंग ए का, जब मुझे स्टार्टिंग का प्रॉपर्टी मतलब इस ए का प्रॉपर्टी का पता हो, और जब मुझे सिर्फ और सिर्फ बी के प्रॉपर्टी का पता हो, तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ दिस सिस्टम।
एक स्टेट कहने का मतलब है कि सिर्फ उस अवस्था को दर्शाता है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, और जो प्रोडक्ट के अवस्था को बतलाता है जब रिएक्शन खत्म हुआ है। ठीक, यहाँ पे पाथ से कोई भी मतलब मुझे नहीं है। ठीक, मतलब ये ए जो है ये बी में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पाथ का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, path not considered।